में बहुत सी ट्वीट्स आ रही हैं। ये जो ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफ़र और ऑनलाइन पेमेंट्स मोड पे कुछ इजाफी रकम जो है उसका ऐलान जब से सामने आया है, लोग परेशान हो गए हैं कि कितनी रकम होगी, कितने पैसों से अबव ट्रांजैक्शन पे पैसे लिए जाएंगे। ये सारा सिलसिला कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। था, लेकिन आपको पता है ना कि कोविड के दौरान लोगों को डिस्करेज किया जा रहा था कि वो बाहर घरों से निकलें और इनकरेज किया जा रहा था कि ऑनलाइन बैंकिंग ही करें, तो तब ये फ़ी जो थी इसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अब आई गेस बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, तो ये फ़ी जो है ये रीइंस्टेट कर दी गई है ना। हाउ मच इज़ दैट फ़ी? और इसके तवस्सुत से जो लोगों ने बड़े धड़ल्ले से बड़े खुशी से ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी थी, बिकॉज ऑब्वियसली उनको वो फीस नहीं पड़ रही थी। बैंक ट्रांसफर्स तो बैंक ट्रांसफर्स वगैरह, तो अब ये एवरीथिंग इज इन क्वेश्चन नाउ और इसके बारे में हम बात करते हैं। जनाब, पहले थोड़ा सा आपको जिस्ट दे दें। स्टेट बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर्स पर फीस चार्जेस बहाल कर दिए हैं। कोरोना वबा के शुरू में आवाम की आसानी के लिए ये वेव ऑफ किया गया था। अब 1 जुलाई से बाय द वे दोबारा 25,000 से ज़ायद रकम की मुंतकली पर बैंक 0.1% मुआवजा वसूल करेंगे। बैंक ट्रांसफ़र पर फीस मुअत्तली के बाद ऑनलाइन शॉपिंग के रुझान में भी गैर मामूली इजाफा देखा गया। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर्स में भी इजाफा देखा गया और ऐसा लगा कि बहुत सारा वो पैसा जो पहले डॉक्यूमेंटेड नहीं था अब ऑनलाइन होने की वजह से बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है। इसी पे हम बात कर लेते हैं। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सीमा कामिल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सीमा साहिबा, इट्स ग्रेट टू हैव यू ओवर वंस अगेन। बताइएगा। तो जी सीमा साहिबा, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहते हैं कि ये डिसीजन कैसे लिया गया कि बैंक ट्रांसफर पे वो जो एक फ़ी पहले भी लगती थी उसको रीइंस्टेट कर दिया जाए। पहले तो मैं आपको ये वजाहत कर दूं कि रीइंस्टेट नहीं हुई। जो मैं आपसे इसको एक्सप्लेन कर लूं, थोड़ा सा मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा कि ये कोविड से पहले बैंक हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी हैं और कन्वेंशनल बैंक्स भी हैं, वो चाहते थे वो चार्ज करते थे। कोई 100 रुपए करता था, कोई 400 रुपए तक भी करता था। उसके बाद जब कोविड आया तो जाहिर है बहुत सारे लॉकडाउन्स थे। बैंक के ब्रांचें भी बंद थी, कारखाने भी बंद थे, ऑफिस भी बंद थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद थी। तो उस वक्त हमने फैसला किया कि जो भी ट्रांसफर जितने भी अमाउंट का होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। उसके बाद अब आप सब देख रहे हैं कि बहुत चीज़ें खुल गई हैं, हमारी माशत भी कुछ बहाल हुई है और कोई ऐसे लॉकडाउन नहीं है और खुदा का शुक्र है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स भी अब कंट्रोल। तो उसके बाद हमने फैसला किया कि हम इसको एक दफ़ा फिर देखते हैं और इसमें हमने सारा डेटा भी देखा। तो फिर हमने ये फैसला किया कि हम प्राइस कंट्रोल रखेंगे। अब बैंक फ्री नहीं है कि चार्ज करें जो भी वो चाहें। हमने ये कहा कि 25,000 से ऊपर तक महीने की ट्रांजैक्शन 25,000, चाहे आप 10 करें या 20 करें या 1 करें, वो मुफ्त रहेगी। ये पहले मुफ्त, कोविड से पहले मुफ्त नहीं थी, अब वो मुफ्त है। तो अगर कोई 25,000 से ऊपर जाए और 10,000 की और कर ले एक महीने में एक ट्रांजैक्शन, तो उसको 10 रुपए देने होंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर वो बड़ी ट्रांजैक्शन भी कर ले तो उसको 200 रुपए देने होंगे। इससे हमारा ख्याल ये है कि जो कम आमदनी वाला तबका है, हमने डेटा देखा है, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। अच्छा सीमा साहब, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि 25,000 से ऊपर, नाज़िन 25,000 करके अगर मैंने फॉर इंस्टेंस 75,000 रुपीज़ किसी को ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं 3 दफ़ा उसको ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या मुझे पैसे नहीं पड़ेंगे? और दूसरा ये कि अगर 25,000 से ऊपर तो पैसे पड़ेंगे, लेकिन उसके ऊपर आपने बताया चाहे मैं 10 लाख या 5 लाख भी ट्रांसफ़र करूँ तो वो जो चार्जेस हैं वो 200 पे ही रहेंगे, वो इससे ऊपर नहीं होंगे। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा। जी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप 25,000 करेंगे महीने में जो कम आमदनी वालों के लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि ज्यादा ट्रांजैक्शन हमारी महीने में कम आमदनी वाले 5,000 10,000 से ज्यादा नहीं करते। वो इजी पैसा जाते हैं और अपने पैसे भेज लेते हैं किसी रिश्तेदार को, राइट? उन कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप 75,000 करें एक महीने के तो 25,000 के ऊपर कुछ नहीं लगेगा। जो बकिया 50,000 है उस पे लगेगा आपको 0.1%। अगर आप 10,000 ऊपर करते हैं तो आपको 10 रुपए देने होंगे। जो जरा ज्यादा आमदनी वाले लोग हैं वो 10 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं। ये हमारी थिंकिंग थी कि जो कम आमदनी वाले हैं वो प्रोटेक्टेड हैं
जिनकी थोड़ी सी ज्यादा आमदनी है वो थोड़ा सा कॉस्ट उस पे दे रहे हैं। और वो जो 200 है, अगर 5 लाख भी करेंगे तो 200 से ऊपर बार क्रॉस नहीं करेगा, ये भी बता दीजिए। बार क्रॉस नहीं करेगा, बिल्कुल बार क्रॉस नहीं करेगा। सो ये उसमें एक बहुत डीप थिंकिंग है कि दरमियाना रास्ता हमने इख्तियार किया है, ताकि जो खास तौर पे छोटे बैंक हैं, जैसे जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं जिनके बहुत बड़े एजेंट नेटवर्क है, बैंकिंग है, वो कुछ अपना कॉस्ट रिकवर कर लें। आप उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे अभी भी हमें लॉस है। सो हम चाहते हैं कि डिजिटल बैंकिंग बढ़े। उसको बढ़ाने के लिए में कम आमदनी वालों को प्रोटेक्ट करना है, और ये भी हम चाहते हैं कि बैंक्स इन्वेस्टमेंट करें और नए तरीके लाएं डिजिटल बैंकिंग के। तो एक बैलेंस बीच में हमें रखना होता है। अच्छा सीमा साहब, आप हमारे साथ हैं तो थोड़ी सी और क्लैरिटी भी आप हमें दे सकती हैं। लॉट ऑफ द टाइम्स अब यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं वो भी ऑनलाइन ही अब तो पे होते हैं। आप बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रॉम योर मोबाइल गैजेट जो भी है, और अक्सर औकात वो भी 25,000 से तो ज़्यादा के ही, अब तो आपको पता है बिजली कहाँ पहुँच चुकी है, 2 AC भी चल रहे हैं तो उसमें वो बिल पेमेंट है, उस पर नहीं लगेगा, उसमें कुछ नहीं। So when you're shopping things online, for instance, अगर मैं कोई रिटेल ब्रांड से कोई कपड़े खरीद रहा है या किसी को बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहा है, ये सारे चार्जेस उस पे लागू होंगे? उस पे होंगे। अब ऑनलाइन जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स पे ज्यादातर फॉर एग्जांपल खवातीन होती हैं। अब वो कम आमदनी की वाली हैं तो शायद 10,000 का कुछ ले लेंगी, राइट? उनको कोई चार्ज नहीं होगा, राइट? अगर वो जरा ज्यादा आमदनी है और वो 50,000 का जोड़ा ले रही हैं एक दफा महीने में, तो उनको 25,000 पे कोई नहीं होगा। जो बकाया उस पे उनको 25 रुपए देने होंगे। तो वो भी उनका, अब आप सोचें अगर आप शॉपिंग करने जाएं तो आपका पेट्रोल है, आप यहाँ टैक्सी में जाएंगी या बस में जाएंगी या गाड़ी में जाएंगी, आपका टाइम खर्च होगा, आपको गर्मी लगेगी, आप रश में जाएंगी, तो वो भी एक खर्चा होता है ना। तो अगर आप 25 रुपए में आपको 50,000 का जोड़ा आ गया एक महीने में, अगर वो, और वो वेल ऑफ ही होंगी ना अगर वो इतने का लेंगी। और आपकी तौजीह ये है कि इसमें जाहिर है बैंकों को भी सपोर्ट करना है, पर्टिकुलरली छोटे बैंकों को, जो जाहिर है डिजिटल बैंकिंग के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट, सारा स्टाफ है, सारा सिस्टम चल रहा है। दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। और इन्वेस्टमेंट, वो हम चाहते हैं कि और इन्वेस्टमेंट भी करें। जाहिर है वो एक निजी इदारे हैं, उनको अपने शेयर होल्डर्स को भी रिपोर्ट करना होता है, खास तौर पे जो। अच्छा, नाउ वी हैव प्रीटी मच कवर्ड दिस टॉपिक, सो यू कैन कम टू द अदर क्वेश्चंस। ये तो बड़ी अच्छी तरह आपने हमें एक्सप्लेन कर दिया। कुछ और एक दो सवाल हैं और आप आई हुई हैं, तो हमने सोचा कि हम आपसे ज़रूर ये पूछना चाहेंगे। जैसे कि ट्विटर पे आपको पता है बहुत सी बातें होती हैं, और ये बड़ा एक जेन्युइन कंसर्न है। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और somebody above 65, उन्होंने लिखा है कि बैंक्स विल नॉट गिव मी अ लोन बिकॉज आई डोंट हैव अ सन, अ मैन एज अ गारंटर, ये उनका कहना है। And banks will not accept a daughter even if she is a professional and as a guarantor. तो ये क्या सच है? एज ज्यादा है, खुदा न खास्ता उन्होंने कुछ होता है तो उनका बेटा प्रॉब्ली अकाउंटेबल होगा, बेटी नहीं होगी। जी नहीं, ऐसी देखिए, मैंने उनकी ट्वीट देखी है, कल देखी थी मैंने बल्कि अपने लोगों से कहा है कि उन्हें कांटेक्ट करें। हम मैं ये ढूंढूंगी कि किस बैंक ने ये कहा है, बिकॉज ये कोई लॉ की चीज नहीं है। So there is no truth in this at all. Well, somebody may have told them that, but there is no legal basis for this. हमारे तो अगर ये अनटोल्ड बातें बता दी जाती हैं सीमा साहिबा इन बैंक्स, तो हाउ कैन वी फिक्स दिस अप? और ये वेरीफाई हम कहां से किया करें? जी, आप हमें कंप्लेंट करें, आप बैंक के मैनेजमेंट को कंप्लेन करें। अब हमारी वो पॉलिसी भी आ रही है, अब ये किसी से कह देना कि आपकी बेटी जो बालिग है और जिसकी इनकम भी है उसकी गारंटी आप नहीं लेंगे क्योंकि वो औरत है, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। और मैं तो उन साहब से खुद कांटेक्ट करूंगी और उनसे पूछूंगी कि किस बैंक ने ये किया। मगर ये ब्रांचों में उनको आगाह नहीं होते कि अपनी कोई प्रेजुडिस भी होती होगी। अच्छा, एक और सवाल हमें इसी तरह सोशल मीडिया पे पूछा गया। एक शख्स जो कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स में काम किया और अब मेरी उम्र 50 साल से ज़ायद है और मैं एक अपना बिजनेस करना चाहता हूं और बेहतरीन एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद करना चाहता हूं, लेकिन अब मेरी उम्र की वजह से बैंक मुझे लोन नहीं दे रहे हैं। सो ये एज फैक्टर का क्या सिलसिला होता है in giving loans? नॉर्मली बैंक्स में 50 साल तो कोई ऐसी एज नहीं होती कि आप लोन ना दें। बिल्कुल। अगर 60 से ऊपर हैं तो जाहिर है या तो कोई लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं या इस किस्म की चीज होती है। 50 से ऊपर अगर वो, अब डिपेंड करता है, अगर वो 50 से ऊपर हैं और वो कह रहे हैं मैंने 20 साल का लोन लेना है तो फिर शायद लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत हो, राइट? बिकॉज
जाहिर है जिंदगी का तो कुछ पता नहीं है, बट जाहिर है जब आपकी उम्र बढ़ती है तो जाहिर है वो एक चांस बढ़ता है। तो अगर वो लाइफ इंश्योरेंस हो और उसमें सिक्योरिटी एडिक्वेट हो, कभी कभी वो लोग अपने पार्टनर ले आते हैं, अपने बेटे को या किसी पार्टनर को भी ला सकते हैं। तो 50 साल कोई ऐसी उम्र नहीं है। एक हमारी जो हमारा इश्यू है जिसमें आप सबकी मदद की जरूरत है कि हम लोगों की अवेयरनेस बढ़ाएं कि क्या बैंक कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एक वो 50 साल में शायद वो ये सोच रहे हों कि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कामयाब जवान वगैरह, तो उसमें शायद अभी एट दिस मोमेंट 45 इयर्स की लिमिटेशन है। शायद अगर वो लोन लेना चाह रहे हो तो शायद उसमें आए हो, उसको भी अभी देखा जा रहा है, तो शायद उसमें भी कोई खुशखबरी आए, मगर वो अब आएगा तो हम आपको बता देंगे। सीमा साहिबा, so which is अगर people go through something like this, क्योंकि सोशल मीडिया से तो पता चल ही जाता है, they should definitely question and maybe ये हम यहीं इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस देने की कोशिश भी कर रहे हैं while we speak to you कि उनको क्वेश्चन करना चाहिए और उनको स्टेट बैंक को डायरेक्ट जैसे सोशल मीडिया के थ्रू। और हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारा एक कंप्लेंट पोर्टल है, उस पर वो आ सकते हैं। और ये जो गैप है ना, वो अनफॉर्चुनेटली खास तौर पे बड़े बैंक्स में ब्रांच लेवल पे, अगर आप किसी छोटी ब्रांच में जाएंगे तो वो अवेयरनेस और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस बैंक में भी सीनियर किसी प्रेसिडेंट को या उनके नीचे वाले किसी को सीनियर पर्सन कांटेक्ट करेंगे तो वो रिजॉल्व करेंगे और फिर आप स्टेट बैंक पे आए, बिकॉज़ हम जरूर। ठीक है, क्विकली एक और सवाल आया। एक और ये हम पहले भी आपसे पूछ चुके हैं लेकिन अपेरेंटली अभी भी नहीं समझ आ रही। खवातीन को भी ये शिकायत है और ये ट्वीट इसी तरह की हुई है कि आप जरा एक दफ़ा एक खातून ट्राई करे बैंक अकाउंट खोलना विदाउट अ हस्बैंड, सन, फादर और ब्रदर, और फिर आपको पता चलेगा कि ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट दैट्स नॉट ट्रू सीमा साहिबा। And if she is a housewife, तो फिर क्या उसके लिए पॉसिबिलिटीज हैं? जी, मैंने शायद आपको भी पहले ही बताया था कि हाउसवाइफ के लिए, हाउसवाइफ जाहिर है उनके पास एक कोई मींस ऑफ इनकम दिखाने की जी नहीं होते की होती है। काफी सिचुएशंस में वो क्योंकि सेव करना चाहती हैं और शायद वो नहीं बताना चाहती होती है, और उनके हस्बैंड की सैलरी स्लिप शायद उनके हस्बैंड दे भी ना रहे हों, तो उनके लिए अकाउंट है, वो अपना CNIC और बायोमेट्रिक के ऊपर वो खुल जाएगा। उसमें बस एक हद है कि उसमें 5 लाख से ज्यादा महीने में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। एक आम हाउस 5 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन भी नहीं करती। आम अगर वो ज्यादा दरमियाने इनकम की है या ज्यादा इनकम है तो फिर जाहिर है उन्हें कुछ मींस ऑफ इनकम कि कहां से ये पैसे आ रहे हैं वो दिखाना अच्छा, ये तो आपने आसान अकाउंट का बता दिया। क्विकली सीमा साहिबा, एक और सवाल जो आ रहा है बहुत लोगों की तरफ से कि जनाब जिंदगी में हमने कभी भी बैंक से कर्जा उठाने का सोचा है तो वो अपना घर खरीदने के लिए कर्जा उठाने का सोचा है, और अभी भी लोग जो हैं डरते हैं और उन्हें इस प्रोसेस का नहीं पता। तो इसमें मजीद बेहतरी या आसानी लाने के लिए कि लोग अपनी छत का इंतजाम कर सकें थ्रू अ बैंक लोन, वो कुछ बताइए, या आपके आगे कुछ प्लान्स हैं इस सिलसिले में? देखिए, वो आपको जैसे मालूम है कामयाब ये जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है नया पाकिस्तान के अंदर, मेरा पाकिस्तान मेरा घर, वो सब्सिडी पे मिल रहे हैं। अब तक बैंकों ने 30 अरब तक के अप्रूवल कर दिए हैं इस स्कीम में, जिसमें आम आदमी भी ले सकता है, और अगर उसके पास सैलरी है तो जरा आसान हो जाता है, अगर सैलरी भी नहीं है तो कल ही हमने अच्छी इनकम वाला आदमी भी ये मेरा घर प्रोग्राम से फायदा उठा सकता है, या उसका कोई थ्रेशोल्ड है कि जनाब इससे ज्यादा अगर आप कमाते हैं तो आप कमाने का थ्रेशोल्ड नहीं है, मगर घर ये लोन जो है ना वो मैक्सिमम अमाउंट 1 करोड़ हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट 1 करोड़ है, और ये तमाम कमर्शियल बैंकों में सहूलत मौजूद है। तमाम सबके आगे बैनर भी लगे हुए हैं, उनके पास वो भी हैं, उनको हम भी चेक करते हैं, हम इसे कहते हैं मिस्ट्री शॉपिंग। हमारे लोग भेस बदल के स्टेट बैंक के लोग वहां जाके चेक भी इस्लामिक बैंकों में भी ये सहूलत मौजूद है जो हमारी यहाँ है। जी इनफैक्ट ज्यादातर लोग ये इस्लामिक मोड में ले। चलें, अच्छे कुछ थैंक यू सो मच। आज के लिए हमारे पास ये सवाल थे जो हमें पहुंचे हुए थे, एंड थैंक यू सो मच फॉर frequently do a banking question session में एब्सोल्युटली। एंड सीमा साहिबा इज ऑलवेज वेरी विलिंग कि जो भी सवाल है, बिकॉज द आइडिया इज कि अवेयरनेस जितनी फैलाई जा सके वो फैलाई, क्योंकि लोगों को बैंक्स में जाके ये इश्यूज हो जाते हैं, देन यू आर रिलक्टेंट टू क्वेश्चन एज वेल। जब आपको एक दफ़ा बताया जाता है, आई ऑलवेज से क्वेश्चन, ज़रूर सवाल कीजिए, वहाँ खड़े होकर सवाल कीजिए, जिस तरह हम यहाँ सीमा साहिबा से भी पूछ रहे थे। होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। यस, प्रीटी मच।